हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अंजू यादव, आपका मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विथ इंडिया 2024 के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, वर्तमान समय में हम लोग बीपीएससी टीआरई 3 और 4 को टारगेट करके जीके और जीएस का कंप्लीट सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज एमसीक्यू के माध्यम से व्याख्या सहित कंप्लीट सिलेबस को देख रहे हैं। और जो ये प्रश्न है एमसीक्यू है वो एनसीईआरटी और एससीईआरटी आधारित प्रश्न है। इससे पहले ईवीएस का आज हम लोग ईवीएस का क्लास देखेंगे। इससे पहले ईवीएस का एक क्लास दिया जा चुका है, यदि आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से जाकर आप देख लीजिएगा। और दोस्तों, और अन्य सब्जेक्टों का जैसे भूगोल, इतिहास, विज्ञान और अन्य सब्जेक्ट हैं जो उनका प्लेलिस्ट बना है। आप लोग यदि देखना चाह रहे हैं तो चैनल पर विजिट करके आप देख सकते हैं। और दोस्तों, ये जो प्रश्न है बीपीएससी पीआरटी 6 to 8 टीजीटी पीजीटी, जहां पर जीके और जीएस के रूप में प्रश्नों को पूछा जाता है, ईवीएस को पूछा जाता है उसके लिए, और सीटेट पेपर 2, एसएससी, रेलवे, अन्य सभी वनडे एग्जाम जहां पर जीके और जीएस पूछे जाते हैं, उन सभी परीक्षाओं के लिए ये क्लास रामबाण साबित होगी। दोस्तों, आप लोग वीडियो को स्किप करके मत जाया करिए। नहीं अच्छा लग रहा है ठीक है, लेकिन एक बार जिस वीडियो को खोलिए उसको देखिए। तो बहुत लंबी तो वीडियो हो नहीं रही है, 10-12 मिनट का हो रही है। पूरा देख करके कमेंट करके बताइएगा कि क्या कमी है। उसके बाद आप नहीं भी देखेंगे तो कोई बात नहीं, थोड़ा बताएंगे तो हमको भी पता चलेगा कि मैं क्या कमी कर रही हूँ। और दोस्तों, मैं जो पढ़ा रही हूँ उसका पीडीएफ डेली बेस पे प्राप्त करने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल लर्न विथ इंडिया ऑफिशियल से जुड़कर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, एक बड़ी समस्या आ रही है आप लोगों के सामने टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए। तो कैसे जुड़ें? तो आप लोग प्ले स्टोर से सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाइए और टेलीग्राम चैनल का ऐप डाउनलोड करिए और अपने मोबाइल में लॉगिन करिए। उसके बाद सर्च करिए लर्न विथ इंडिया ऑफिशियल, तो ये चैनल आ जाएगा। या ऐसे भी हो जाएगा। और एक और तरीका है, मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में। उसके लिए प्रोसेस वही है कि सबसे पहले प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड करेंगे, मोबाइल में लॉगिन करेंगे, उसके बाद वहां पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप हमारे चैनल के होम पेज पर पहुंच जाएंगे। हमको आशा और विश्वास है कि अब इससे संबंधित पीडीएफ से संबंधित कोई कठिनाई नहीं होगी। चलिए बिना समय गवाए चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। दोस्तों, मेन टॉपिक पर जाने से पहले आप लोग को याद दिला दूं कि आप यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसके साथ साथ नए या पुराने हैं तो लाइक कर दीजिएगा। और अपने दोस्तों में कम से कम, जितने लोग देख रहे हैं, कम से कम 2 लोगों को आप शेयर करिए ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके। और वीडियो के अंत तक बने रहिए और हमें कमेंट करके बता कर जाइए कि क्या कमी है और आप लोग कैसे पढ़ना चाह रहे हैं। मैं अपने जाने में तो कंटेंट जितना हो सके उतना बेहतर देने की कोशिश कर रही हूँ। और किस सब्जेक्ट का क्लास चाह रहे हैं उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों, मैं कंटेंट को ध्यान से तैयार करती हूँ। यदि कुछ मिसप्रिंट हो जाए या कुछ गलती हो जाए तो आप कमेंट बॉक्स में सुझाव देने का कष्ट करिए। चलिए बिना समय गवाए चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। प्रश्न नंबर 1 है, पारिस्थितिकी का क्या अर्थ है? पारिस्थितिकी, जिसको इंग्लिश में इकोलॉजी कहा जाता है, इसका अर्थ क्या है? किसी जीव के जीवन से मृत्यु तक की क्रियाओं का अध्ययन है पारिस्थितिकी, या सजीव वस्तुओं एवं उनके पर्यावरण के आपसी संबंध का अध्ययन है, या किसी स्थान विशेष में भूमि जलवायु का अध्ययन है, या किसी स्थान विशेष में जीवों का अध्ययन है? तो पारिस्थितिकी का अर्थ होता है, इसका मतलब भी वही होता है कि सजीव प्राणियों तथा उनके पर्यावरण के बीच जो संबंध होता है, अंतरक्रिया होती है, वही पारिस्थितिकी कहलाता है। आइए थोड़ा और इसको स्पष्ट करते हैं। सजीव प्राणियों और उनके पर्यावरण के आपसी संबंधों के वैज्ञानिक अध्ययन को पारिस्थितिकी कहा जाता है। एक परिभाषा हुई। एक और परिभाषा देख लेते हैं। पारिस्थितिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीव समुदायों तथा उनके वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। परिभाषाओं से भी प्रश्न बन जाता है। और
एक महत्वपूर्ण बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जैसे पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था और कब किया था। तो सर्वप्रथम पारिस्थितिकी का प्रयोग, शब्द का प्रयोग अर्नेस्ट हैकल ने 1869 ईस्वी में किया था और इन्होंने पारिस्थितिकी को OIKOLOGIE ओक्योलॉजी कहा था। प्रश्न नंबर 2 है पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं। पारिस्थितिकी क्या होता है वो तो जान लिए, जीवों और पर्यावरण के मध्य वैज्ञानिक अध्ययन ही पारिस्थितिकी होता है, लेकिन पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है उसको देख लेते हैं। किसी सीमित निर्धारित क्षेत्र में अंतरः क्रिया करने वाले समस्त जीव, केवल वनस्पतियों का समूह, एक ही प्रजाति के जीव समूह, किसी स्थान विशेष में किसी एक प्रजाति का जीव समूह। तो पारिस्थितिकी तंत्र का मतलब होता है किसी सीमित निर्धारित क्षेत्र में अंतरः क्रिया करने वाले समस्त जीव। अंतःक्रिया मतलब जीव और पर्यावरण में जो अंतःक्रिया होती है उसे ही पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। आइए इसको और थोड़ा स्पष्ट कर लेते हैं। प्राणियों की अंतःक्रिया जिन सीमित निर्धारित क्षेत्र में होती है, प्राणियों की अंतःक्रिया जिन सीमित निर्धारित क्षेत्र में होती है उन्हें पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम कहते हैं। जैसे गांव का तालाब ये एक पारितंत्र है, समुद्र एक पारितंत्र है, वन ये भी पारितंत्र का उदाहरण है। अब जान लेते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के घटक। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक कितने हैं? 2 हैं। कौन कौन है? जैविक और अजैविक। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक 2 हैं। कौन कौन? जैविक और अजैविक। जैविक में कौन कौन आते हैं? उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक आते हैं, जबकि अजैविक में इसको अध्ययन की सुविधा के अनुसार 3 भागों में बांटा गया है। भौतिक कारक, अकार्बनिक कारक और कार्बनिक कारक। तो भौतिक कारक में तापमान, आर्द्रता, प्रकाश, स्थलाकृति, वायुमंडलीय दाब, और अकार्बनिक कारक में जल, मिट्टी, खनिज, चट्टान, वायुमंडलीय गैस, जबकि कार्बनिक कारक में प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट हैं। प्रश्न नंबर 3 है आहार श्रृंखला किसे कहते हैं। भोजन में पौष्टिकता की मात्रा का क्रम, भोजन संबंधों के आधार पर जीवों का क्रम, फसलों की बुआई से लेकर भंडारण तक का क्रम, भोजन को खाने से पचाने तक का क्रम। तो आहार श्रृंखला भोजन के संबंधों के आधार पर जीवों का क्रम। आइए इसको और स्पष्ट करके बताती हूँ। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में भोजन के संबंधों के आधार पर जीवन के क्रम को आहार श्रृंखला या खाद्य श्रृंखला या आहार जाल कहा जाता है। इसको 3 नामों से यदि कोई भी पूछ दे तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। आहार श्रृंखला, खाद्य श्रृंखला और उसे ही कहा जाता है। इकोसिस्टम में एक जीव से दूसरे जीव में भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण खाद्य श्रृंखला कहलाती है। जैसे हरा पौधा को कीड़े खाते हैं, कीड़ों को छोटी मछलियां खाती हैं, छोटी मछलियों को बड़ी मछलियां खाती हैं और बड़ी मछलियों को मानव खाते हैं। ये एक खाद्य श्रृंखला हुई। एक और देख लेते हैं उदाहरण। घास को टिड्डा खाता है, टिड्डा को मेढक खाता है, मेढक को सांप खाता है और सांप को बाज खाता है। ये भी एक आहार श्रृंखला या खाद्य श्रृंखला का भाग है। आहार जाल किसे कहते हैं? वो श्रृंखला थी, यहाँ पे जाल है। जाल का मतलब समझते हैं। आहार उत्पादक वनस्पतियों का समूह है। खाद्य श्रृंखला के बाहर समस्त भोज्य पदार्थ, अभोज्य पदार्थ, भोजन करने वाले जीवों का समूह, आहार श्रृंखला का समूह। जो आहार जाल होता है आहार श्रृंखला का समूह होता है। यानी आहार जाल एक बड़ी इकाई है और आहार श्रृंखला एक छोटी इकाई है। जब कई आहार श्रृंखलाएं मिल जाती हैं तो आहार जाल का निर्माण करती हैं। जैसे पारिस्थितिकी था और एक पारिस्थितिकी तंत्र था। तो जब कई पारिस्थितिकी मिल जाते हैं तो एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार आहार श्रृंखला, जब कई आहार श्रृंखला मिल जाते हैं तो आहार जाल का निर्माण करते हैं। प्रकृति में सरल आहार श्रृंखलाएं मिलकर एक जटिल संजाल बनाती हैं, जिसे खाद्य जाल कहा जाता है। प्रश्न नंबर 5 है हरे पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं। अपघटन द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा, परागण द्वारा या वाष्पोत्सर्जन द्वारा। तो हरे पौधे क्लोरोफिल की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। हरे पौधे सूर्य की ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की इस प्रक्रिया द्वारा हरे पौधे भोजन बनाते हैं। हरे पौधे सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन वायुमंडल में छोड़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 है
प्रश्न नंबर 6 है, हरे पौधे कौन सी गैस को संतुलित करते हैं? नाइट्रोजन को, ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को। ऑप्शन डी है बी और सी दोनों, यानी कार्बन डाई और ऑक्साइड दोनों को। तो हरे पौधे मैं बताई हूँ ऊपर कि प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, जिससे पर्यावरण में गैसों का संतुलन बना रहता है। प्रश्न नंबर 7 है, पारिस्थितिकी तंत्र के मुख्य 2 घटक कौन है? कार्बनिक और अकार्बनिक, सजीव और निर्जीव, जैविक और अजैविक, भौतिक और रासायनिक। तो पारिस्थितिकी तंत्र के 2 मुख्य घटक आप लोग ध्यान से देखे होंगे तो इसका आंसर कर ले जाएंगे, नहीं देखे होंगे तो वीडियो को एक बार और देख लीजिए ताकि ये सब क्लियर हो जाए। तो पारिस्थितिकी तंत्र के जो 2 मुख्य घटक हैं वो जैविक और अजैविक हैं। जैविक में उत्पादन, उपभोक्ता और अपघटन आते थे और अजैविक में भौतिक, कार्बनिक और अकार्बनिक आते थे। आइए इसको व्याख्या से देख लेते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के 2 घटक हैं, कौन कौन है? जैविक और अजैविक। अब इसका व्याख्या सहित थोड़ा इसको स्पष्ट करते हैं। जैविक अपघटक, जैविक अपघटक के 3 पार्ट होते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। उत्पादक क्या होते हैं? इसके अंतर्गत हरे पौधे, कुछ खास जीवाणु और शैवाल आते हैं जो सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में सरल अजैविक पदार्थों से अपना भोजन बनाते हैं। अब उपभोक्ता क्या होता है इसको देख लेते हैं। उत्पादक के बारे में हमें समझ में आ गया कि इसके अंतर्गत, उत्पादक के अंतर्गत हरे पौधे तथा कुछ खास जीवाणु होते हैं तथा शैवाल आते हैं। कौन कौन? हरे पौधे, जीवाणु, कुछ खास जीवाणु, सभी जीवाणु नहीं, और शैवाल आते हैं और जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सरल अजैविक पदार्थों से अपना भोजन बनाते हैं। अब उपभोक्ता को देख लेते हैं कि उपभोक्ता कौन होते हैं। उपभोक्ता भी 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। तो प्राथमिक उपभोक्ता में चरने वाले पशु जैसे बकरी, खरगोश, ऊंट, टिड्डा आदि होते हैं और द्वितीयक उपभोक्ता में शाकभक्षी अन्य प्राणी पर निर्भर जीव जैसे सांप और भेड़िया। और तृतीय उपभोक्ता में जो प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता पर अपना आहार बनाते हैं, जो प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ताओं को अपना आहार बनाते हैं, उन्हें तृतीयक उपभोक्ता कहा जाता है, जैसे बाज और शेर, बाघ आदि। अब घटक कौन होते हैं इनको देख लेते हैं। इनमें मुख्यतः बैक्टीरिया और कवक आते हैं। ये पोषण के लिए मृत कार्बनिक पदार्थों और अपरद निर्भर होते हैं। अपघटनकर्ताओं को पर्यावरण का सफाई कर्मी भी कहा जाता है। ये भी प्रश्न बना है। प्रश्न नंबर 8 है, 10% का नियम किसने दिया है? इसे भी 10% का नियम किसने दिया है? अर्नेस्ट हैकल ने, एजी तांसले ने, लिंडेमान ने, उपयुक्त में से सभी। तो जो 10% का नियम लिंडेमान ने दिए है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 10% का नियम वर्ष 1942 में लिंडेमान ने प्रतिपादित किया था। अब 10% का नियम का मतलब क्या है इसको देख लेते हैं। खाद्य कड़ी में प्रत्येक स्तर पर प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक पर उपभोक्ता द्वारा केवल 10% ऊर्जा का अपने शरीर भार में रूपांतरण होता है। शाकाहारी जंतुओं द्वारा उत्पादक की शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता 10% भाग अपने में संचित रखता है। मांसाहारी जंतु द्वारा शाकाहारी जंतुओं का भक्षण शाकाहारी की 10% ऊर्जा संरक्षित रहती है। प्रश्न नंबर 8 है, डायटम क्या होता है? कवक, बैक्टीरिया, वायरस, शैवाल। तो डायटम शैवाल होते हैं। डायटम यहाँ पे शैवाल होगा, सवाल लिख दिया है शैवाल। शैवाल का समूह है। इस एक कोशिकीय जीव की कोशिका भित्ति सिलिका की बनी होती है। जो मतलब डायटम एक शैवाल का समूह होता है और यह एक कोशिकीय जीव की कोशिका भित्ति सिलिका से बनी होती है, जिसे फ्रस्टल कहा जाता है। सिलिका निर्मित यह कोशिका भित्ति पारदर्शी, चमकदार और देखने में आकर्षक होता है। इस कारण डायटम का उपयोग अलंकरण के लिए किया जाता है, यानी सजावटी काम के लिए किया जाता है। ऊर्जा और ऑक्सीजन उत्पादन में डायटम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रश्न नंबर 10 है और आज का अंतिम प्रश्न है, आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? मेधा पाटकर, वर्गीज कुरियन, सुंदरलाल बहुगुणा, MS स्वामीनाथन। तो यहाँ पे चिपको आंदोलन होगा। चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता सुंदरलाल बहुगुणा थे। यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त चिपको आंदोलन के नेता सुंदरलाल बहुगुणा थे और यह 1974 में उत्तराखंड के रैणी गांव से शुरू हुआ था। चिपको आंदोलन के नेतृत्व करता सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी और चंडी प्रसाद थे। दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो में कुछ कमी लगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और एक बार और ध्यान दिला दो कि पुराने हैं या नए हैं तो लाइक
करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि क्या कमी थी, और नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। चलिए चलते हैं। थैंक यू। जय हिंद।